हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम मनोविज्ञान के एक नई टॉपिक लेकर आए हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। तो मनोविज्ञान में आज हम इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे और उसके बारे में समझेंगे कि वंशानुक्रम और वातावरण क्या है और इसके अंतर्गत क्या प्रभाव पड़ते हैं और शिक्षा में इसका क्या असर पड़ता है। तो आइए समय ना वेस्ट करते हुए देखते हैं क्या है। तो सीडीपी के अंतर्गत एक टॉपिक आपको रखेगा अनुवांशिकी या वंशानुक्रम एवं वातावरण। अनुवांशिकी या वातावरण जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में अगर कहें तो कहते हैं हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो वंशानुक्रम या अनुवांशिकी एवं वातावरण, इसके बारे में आज हम समझेंगे क्या है। तो देखिए, वंशानुक्रम क्या होता है। जो व्यक्ति के अंदर जन्मजात गुण या बच्चा जन्म लेता है जिन गुणों के साथ में, यानी कि व्यक्ति के अंदर जो भी जन्मजात गुण हैं, जो बच्चा जन्म लेकर आता है या साथ लेकर आता है जन्म से, उसे हम वंशानुक्रम या अनुवांशिकी कहते हैं। अब वह गुण और अवगुण दोनों होते हैं। उसके बाद उस गुणों का प्रभाव अच्छा और बुरा दोनों पड़ता है। तो उसका प्रभाव जो आगे पड़ता है वह किसके माध्यम से पड़ता है? वातावरण के माध्यम से पड़ता है, या कहें कि उस गुणों का सहयोग वातावरण करता है। अब वो सहयोग अच्छे काम के लिए भी कर सकता है और बुरे कार्य के लिए भी कर सकता है। अर्थात अच्छा वातावरण देंगे तो वह गुण अच्छे काम में सहयोग करेगा या वह गुण अच्छे कार्य की तरफ प्रेरित होगा। अगर वह वातावरण सही नहीं दिया तो वही गुण उसका विपरीत काम करने लगेगा, या आप कहें कि बदल जाएगा, जो लेकर आया उसके हिसाब से नहीं दिखेगा। तो इन दोनों का योग होता है। तो हम शिक्षण प्रक्रिया में मनोविज्ञान के अंतर्गत इसके हिसाब से अगर देखें तो एक कोटेशन है कि बीएन झा ने कहा है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है। आप देख सकते हैं कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है। ये बीएन झा जो कहते हैं कि नहीं, मतलब जो वंशानुक्रम है व्यक्ति की जन्मजात शक्ति, जन्मजात गुण, उनका योग या विशेषताओं का लेकर बच्चा जन्म लेता है ना। किसका लेता है? इसका, ये लेकर जन्म लेता। अब वंशानुक्रम क्या है? जैसे जो गुण उसके माँ बाप के अंदर है, अब वह गुण कैसे होते हैं? जैसे लंबाई का गुण, रंग का गुण, उसके बुद्धि का गुण, उसके विचारों का, ऐसी कई सारी तमाम बातें हैं जो परिवार में माँ बाप के पास होती हैं और वह अपने बच्चे को हस्तांतरित करते हैं, ट्रांसफर करती हैं। यह गुण दादा दादी से भी आता है, परदादा परदादी से भी आता है, नाना नानी से भी आता है, मम्मी से भी आता है, पापा से भी आता है, सबसे बच्चे में जाता है। तो उसके अंदर जो उसके परिवार में माँ बाप के, दादा दादी के जो भी गुण अथवा अवगुण हैं, वह अपने बच्चे को अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं। उसी हस्तांतरण क्रिया को हम क्या कहते हैं? वंशानुक्रम या वंशगुण कहते हैं, जो अगली पीढ़ी में जाते हैं। ये अलग अलग प्रकार से होते हैं, उसके अगले में समझेंगे अगले क्लास में क्या होता है। यहाँ पर देखें कि इनके अनुसार ही कोटेशन हुआ। अब बात करते हैं कि अनुवांशिकी क्या है और कैसे होता है। तो इसमें एक आता है कोशिका, यानी हम कहें कि सेल। अब ये सेल और कोशिका क्या है? एक बालक का निर्माण एक कोशिका से होता है। एक बालक का निर्माण एक कोशिका से होता है। उस कोशिका में दो लोगों की कोशिकाएं मिली होती, एक मेल के और दूसरे फीमेल के। इन लोगों के मिलने से एक नई कोशिका जन्म लेती है। इसी कारण से इस एक कोशिका को हम सिंगल कोशिका न कह के इसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त कोशिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? संयुक्त कोशिका कहते हैं। जाइगोट्स, इसको क्या कहते हैं बच्चों? जाइगोट्स कहते हैं। तो विद्यार्थियों, प्रश्न ये बनता है कि बालक का निर्माण किससे होता था? बालक का निर्माण कोशिका से होता है। बालक का निर्माण जो कोशिका हो रहा है उसे क्या कहते हैं? बालक का निर्माण किससे होता है? कोशिका से। अथवा बालक का निर्माण होता है तो एक कोशिका, संयुक्त कोशिका, बहुकोशिका, ऐसे करके अलग अलग विकल्प हैं। तो कहते हैं कि बालक का निर्माण किससे होता है? तो संयुक्त कोशिका से होता है। बालक का निर्माण जिससे होता है, जिस कोशिका से होता है, वह कहे जाते हैं। बालक का निर्माण जिस कोशिका से होता है वह कहे जाते हैं। तो क्या कहे जाते हैं? संयुक्त कोशिका कहते हैं। यानी कि दो कोशिकाओं को मिलाकर एक ज्वाइंट कर दिया तो संयुक्त कोशिका, जाइगोट्स होता है। तो इस तरह से बालक की निर्माण प्रक्रिया हो रही है गर्भ में पहले दिन से। अब इस निर्माण प्रक्रिया में जो पूरे समय लगते हैं, जिसको गर्भकाल कहते हैं, तो पूरा जो
गर्भकाल का समय माना गया है, एक तरह से मानक रूप में अगर कहें मनुष्य के हिसाब से 280 दिन कहते हैं। कितना? 280 दिन ये मानक है। अथवा आप कह सकते हैं तो 9 माह 10 दिन। कितना? 9 माह 10 दिन। तो विद्यार्थियों प्रश्न ये बनता है कि गर्भकाल का समय होता है, मानव के गर्भकाल का समय होता है तो 280 दिन या 9 माह 10 दिन। ये इसके पहले प्रश्न पूछे हुए हैं, यहाँ से भी प्रश्न बन चुके हैं। तो एक आता है, इससे प्रश्न आता है। अब बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिकों पर कि कोशिकाओं के अंतर्गत, ये देखना आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ देखें कि इसके बाद हम अगर बात करते हैं कि कोशिकाओं में जो बनने के बाद 2 चीज़ें आएंगी, मेल फीमेल और गुणसूत्र की। तो हम बात करते हैं पहले गुणसूत्र क्या होते हैं और उसके अंतर्गत क्या कहते हैं। तो गुणसूत्र क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स। अब गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स क्या है? तो गुणसूत्रों की संख्या होती है, क्रोमोसोम्स की संख्या होती है। अब यह जो उनके सेल्स हैं यानी वो कैरियर्स का काम करते हैं। कोशिकाएं जो है वो कैरियर्स का काम करती हैं, जो एक तरह से इसको पित्रैक भी कहते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। किसको? जो इनके अंडाणु और शुक्राणु जो स्पर्म होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और 2 कोशिकाएं आपस में मिलकर एक फर्टाइल का काम करते हैं। जब दोनों कोशिकाएं फर्टाइल होती हैं तो एक नई कोशिका का निर्माण होता है। वही नई कोशिका बालक अथवा बालिका के रूप में विकसित होती है। उसी नई कोशिका यानी 2 कोशिकाओं को फर्टाइल के बाद नई कोशिका का जो विकास हुआ उसे क्या कहते हैं? संयुक्त कोशिका। वही संयुक्त कोशिका एक नई कोशिका के रूप में जन्म देती है और वही बड़े होकर क्या होते हैं? बालक अथवा बालिका के रूप में विकसित होते हैं। तो एक बालक अथवा बालिका में यानी कि मानव जीव में जो गुणसूत्र है, इन गुणसूत्रों की हम बात करें कि संख्या कितनी होती है। तो गुणसूत्रों की संख्या की अगर बात की जाए तो कितनी होगी? 23 जोड़े अथवा 23 या हम बात करें कि कुल कितने होते हैं तो कुल होते हैं 46 गुणसूत्र। कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र। कहें कि 23 जोड़े अथवा 23 या 46 गुणसूत्र। अब 23 जोड़े क्या है? जो 23 है ये मेल का है और 23 क्या है? ये फीमेल का है। यह मेल का है और यह किसका है? ये फीमेल का है। तो 23 गुणसूत्र मेल के और 23 गुणसूत्र फीमेल के इस तरह से मिलकर एक नई कोशिका का निर्माण होता है जो एक बालक के रूप में आता है। अब इनका जो चलता है निर्माण प्रक्रिया में तो 22 जोड़े जो है वो सेम होते हैं, XX के रूप में होते हैं 22 तक। 23वां जो होता है वही डिफाइन करता है कि XX होगा या XY होगा। जो जिससे मिलेगा उसी हिसाब से संतान की उत्पत्ति होगी। XX होगा कि Y होगा कि ये 23वें पे डिफाइन करता है। अब यहाँ देखें हम कि एक तो हुआ कि ये प्रश्न इसके बनते हैं कि कितने गुणसूत्र होते हैं तो 23 जोड़े होते हैं। दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 या 23 करके। तीसरा इसका बनता है कि गुणसूत्र कुल कितने होते हैं तो कुल गुणसूत्र 46 होते हैं, टोटल 46, इसमें 23 जोड़े। ठीक, यहाँ से बनता है। अब मेल या फीमेल का निर्धारण कौन करता है तो 23वां गुणसूत्र करता है। मेल या फीमेल का निर्धारण कौन करता है? 23वां गुणसूत्र करता है। 22 गुणसूत्र नहीं करते, 22 गुणसूत्र इसमें आते हैं। अब हम बात करें कि यह क्या है। ठीक, इसको क्या डिनोट करते हैं। ठीक, अब यहां हम देखें कि हमें तो यह 23 गुणसूत्र मिल गए, 23 जोड़े मिल गए जो कि कुल कितने हैं? 46 होते हैं। इन 46 में एक मेल का कौन सा होता है? X और Y, ये गुणसूत्र का स्ट्रक्चर है। XY रूप में मेल के गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, और फीमेल के रूप में X और X होता है, यानी कि फीमेल में केवल XX होता है और मेल में क्या होता है? XY दोनों होता है। फीमेल में XX और मेल में XY। जब यही XX यानी कि जब यह कहें कि XX और XY, जब ये X से X मिलता है तो संतान लड़की होती है, और जब यह XY के रूप में मिलता है तो संतान लड़का होता है। तो यहाँ पे संतान क्या होगी? लड़की होगी, और यहाँ पे संतान क्या होगा? ये लड़का होगा। इन्हीं गुणसूत्रों के मेल से संतान की उत्पत्ति होती है। तो ये तो हुआ X और XY, मेल और फीमेल का। अब इसी वंशानुक्रम में आते हैं कि वंशानुक्रम के नियम और सिद्धांत, आनुवांशिकी के नियम और सिद्धांत। तो नियम और सिद्धांत क्या है और आनुवांशिकी किसका उत्पत्ति या जनक क्या है?
तो हम जानते हैं कि अनुवांशिकी यानी वंशानुक्रम के जनक ग्रेगर जोहान मेंडल है। इनके प्रतिपादक या आप कहें कि जनक कि कौन है, ग्रेगर जोहान, कहीं जॉन लिखा है, और कौन है, मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ये इसके प्रतिपादक हैं इस सिद्धांत के। इन्होंने दिया था, इन्होंने प्रयोग किया था, किस पर प्रयोग किया था, मटर पर प्रयोग किया था, मटर के पौधे पर, ठीक, मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। और किस पर किया था, और एक प्रयोग इन्होंने चूहे पर भी किया था। तो मटर के पौधे पर प्रयोग करके देखते हैं कि जो मटर का गुण है वो अगली पीढ़ी में जाता है, यानी कई पीढ़ियों तक वो गुण हस्तांतरित होता है, वो समाप्त नहीं होता है। इस तरह से इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया अनुवांशिकी का, वातावरण का सिद्धांत अनुवांशिकी का। अब इसके तहत अन्य क्रियाएं क्या होती हैं, तो आगे देखते हैं। अनुवांशिकी सिद्धांत में हम बात करें कि अनुवांशिकी नियम या अनुवांशिकी सिद्धांत, तो अनुवांशिकी सिद्धांत किसने किया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। अब उस सिद्धांत में और उसके नियमों में कुछ क्रम है। जैसे हम बात करें कि पहला क्या होता है कि बीज कोश के निरंतरता का नियम, बीज कोश के निरंतरता का नियम। अब बीज कोश के निरंतरता का नियम किसने दिया था, बीजमैन ने दिया, उन्हीं के नाम पर ही पड़ गया है, बीजमैन ने ही से दिया है बीज कोश के निरंतरता का नियम। ये कहता है कि व्यक्ति के जन्म देने वाले जीवाणु कभी नष्ट नहीं होते, वह निरंतर अगली पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। व्यक्ति के जन्म देने वाले जीवाणु कभी नष्ट नहीं होते, वह अगली पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं और अगले जीव को वो जन्म देते हैं। ये बीज कोश के निरंतरता का नियम है। दूसरा आता है समानता का नियम। किसका, समानता का नियम। समानता का नियम ये कहता है कि जिस प्रकार माँ बाप है यानी माता पिता हैं, उसी जैसे संतानें होंगी, जिस जैसे दादा दादी हैं अगली पीढ़ी उसी के अनुसार होगी। इसका सबसे ज़्यादा असर माता पिता का पड़ता है बालक पर या बालिका पर, सबसे ज़्यादा असर उनका पड़ता है, उससे से कम दादा दादी का, उससे कम परदादा परदादी का, उसमें नाना नानी का भी सहयोग होता है। तो कहते हैं कि समानता होता है कि जिस तरह से रंग रूप आकृति व्यवहार विचार के माँ बाप हैं, संतानें उनके जैसी होती हैं। अगर उनके जैसी हुई तो यह समानता का नियम हुआ। अगला आता है विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम किसका नियम, विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम ये कहता है कि माता पिता से संतानें कुछ भिन्न होती हैं, माता पिता से संतानें कुछ भिन्न होती हैं। तो जैसे माँ बाप होंगे उनसे बच्चा थोड़ा भिन्न हो। जैसे प्रतिभाशाली माँ बाप हैं तो इसमें अगर प्रतिभाशाली होगा तो समान हो गया, प्रतिभाशाली माँ बाप हैं तो बच्चा अगर सामान्य हो गया तो थोड़ा सा भिन्न हो गया, तो ये भिन्न हो गया। चौथा नियम ये कहता है प्रत्यागमन का नियम। किसका, प्रत्यागमन का नियम। चौथा नियम ये कहता है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम यह है कि जिस तरीके से माँ बाप हैं उसके संतानें विपरीत हो जाएं। हम कह सकते हैं कि संतान माता पिता जैसे हैं, संतान उसकी अपोजिट विपरीत हो जाए तो क्या कहते हैं, प्रत्यागमन का नियम। जैसे लंबे माँ बाप की संतानें नाटी हो जाए, प्रतिभाशाली माँ बाप की संतानें मूर्ख हो जाए, तो अगर विपरीत गुण वाले हो जाते हैं तो हम क्या कहेंगे, प्रत्यागमन का नियम। अब बात करते हैं इसके अगले नियमों की, तो इसको हटा दे रहे हैं, कुछ ऊपर लिखे। नेक्स्ट नियम की हम बात करें तो 4 नियम हम देखें प्रत्यागमन। आगे बात करते हैं कि अर्जित गुणों के संक्रमण या अवितरण का नियम। किसके, अर्जित गुणों के संक्रमण या अवितरण, अर्जित गुणों के संक्रमण या अवितरण का नियम। ते कहते हैं कि जो गुण बालक अर्जित करता है उसका वितरण नहीं होता, अगले पीढ़ी में नहीं जाता, तो जो जिसने अर्जन किया वो उसी तक सीमित रह जाएगा, उसका गुण वो अगली पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं कर सकता। तो इसको कहते हैं अर्जित गुणों के अवितरण या संक्रमण का नियम। एक और आता है जिन्होंने ये सिद्धांत दिया, उन्हीं के नियम पर है मेंडल का नियम। मेंडल का नियम वही ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया है और यही वंशानुक्रम का नियम जो मटर के दाने पर प्रयोग करके किया था, तो नाम पड़ गया मेंडल का नियम।
अगले नियम की बात करें तो क्या करते हैं, संयोग का नियम। कौन सा है? संयोग का नियम। संयोग का नियम कहता है कि संतानें लड़की होंगी या लड़का, नहीं संतान लड़का होगा या लड़की, यानी XX होगा या XY होगा, यह डिपेंड करता है संयोग के नियम। और लास्ट इसका आता है चयनित गुणों का नियम। किसका? चयनित गुणों का नियम। चयनित गुणों का नियम ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि सभी गुण बालक में हस्तांतरित हों, कुछ ही गुण बालक में हस्तांतरित होते हैं। जब कुछ चयनित गुण ही बालक में हस्तांतरित हों तो क्या होगा? चयनित गुणों का नियम होगा। सेलेक्टेड गुण ही, कुछ ही गुण जाते हैं, सारे गुण नहीं जा पाते हैं, उस कंडीशन में हम कहेंगे चयनित गुणों का नियम। अर्जित गुण में ये कहते हैं कि इसके हिसाब से अगर देखें तो जो गुण उसने अर्जित किया है वह अगले में, यानी कुछ गुण आगे नहीं जाते हैं, वो उसी तक रह जाते हैं। और यहाँ कहते हैं कि जरूरी नहीं है जो उसके अंदर गुण विद्यमान है, अर्जन नहीं, जो उसके अंदर गुण विद्यमान है वह अगली पीढ़ी में जाए ही, ये जरूरी नहीं, तो नहीं जाता। यहाँ चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थे आनुवांशिकी के नियम और सिद्धांत। इनका प्रभाव वातावरण के संपर्क में आने पर, समाज में आने पर बालक के ऊपर पड़ता है, जिसके कारण यह प्रभावित भी होती है। ठीक, तो आज मैंने आपको आनुवांशिकी और वातावरण समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसी क्रम में अगली वीडियो अन्य टॉपिक से रिलेटेड और इसके भी कुछ अन्य कॉन्सेप्ट जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।